नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि पॉलिटी की क्लासेस यहाँ से आपको बराबर मिल रही हैं। इसके पहले की जो क्लास ली गई थी वो मौलिक अधिकार के ऊपर ली गई थी, जो कि आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की जो क्लास है वो एक तरीके से कहा जाए मौलिक अधिकार से कहीं भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना मौलिक अधिकार का इम्पोर्टेंस है उसी के आसपास कहीं न कहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, यानी डीपीएसपी, डीपीएसपी इनसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और खास करके इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आर्टिकल अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद का क्या मतलब है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज आधे घंटे की क्लास में हम लोग इसको पूरा क्लियर कर लेंगे कि क्या कहना चाहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो संविधान के भाग 4 से रिलेटेड रहेगा, जो डीपीएसपी पर आधारित है। आप सभी को पता है कि भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार के ऊपर आधारित था और भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर आधारित है। और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये किसके अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जो है ये कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से प्रेरित है। आयरलैंड से इसको लिया गया है। आयरलैंड, आप सभी को पता है कि आयरलैंड यूरोप का एक देश है और यहाँ से लिया गया है राज्य के नीति सिद्धांत को, संविधान में लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। जैसा कि आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार जो था वो कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए से लिया गया था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। जबकि राज्य के डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। अब ये डीपीएसपी होता क्या है? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी ये तत्व जो दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जब राज्य अपने नीतियों कानूनों को प्रभावी बनाएगा तो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को उसमें ध्यान में रखेगा। और इसका उद्देश्य जो होगा वो न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना होगा। ध्यान रखिएगा कि राज्य जो है इनका उद्देश्य जो है वो कल्याणकारी राज्य का है। किसका है? कल्याणकारी राज्य का है। इनका जो उद्देश्य होता है वो कल्याणकारी राज्य का होता है, पुलिस राज्य का नहीं। कल्याणकारी राज्य का होता है, पुलिस राज्य का नहीं। अब पुलिस राज्य से मतलब क्या है? पुलिस राज्य का नहीं, और खास करके वो पुलिस राज्य जो उपनिवेश काल में था। ठीक है, वो पुलिस राज्य जो उपनिवेश काल में था। इसका उद्देश्य जो है डीपीएसपी का वो एक कल्याणकारी राज्य का, मतलब कल्याणकारी राज्य से इसका निर्माण है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, पुलिस राज्य का निर्माण नहीं, जो कि उपनिवेश काल में था। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो मौलिक अधिकार थे वो न्यायोचित थे, लेकिन जो नीति निषेध सिद्धांत होते हैं ये गैर न्यायोचित होते हैं। क्या होते हैं ये? गैर न्यायोचित होते हैं। अब गैर न्यायोचित से क्या मतलब है? गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित मतलब ये राज्य सरकारें जो होंगी या राज्य का ये कर्तव्य होगा कि मतलब ये कोई भी कानून जो इसमें बनाया जाएगा और सरकार अपने विवेक पर बनाएगा, अपने कर्तव्य पर बनाएगा। राज्य सरकारों पर, राज्य पर यह थोपा नहीं जाएगा, इसे कानून के द्वारा थोपा नहीं जा सकता है कि आपको ये करना ही करना है। ये राज्य का कर्तव्य होगा कोई इसको करे। अगर राज्य इसको करती नहीं है, राज्य सरकार इसको करती नहीं है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाके अपील या इसके खिलाफ जो है उसको लागू नहीं करवा सकते हैं। यानी अगर कहा जाए तो निदेशक तत्व जो होते हैं इसकी प्रकृति जो है वो गैर न्यायोचित है और इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। यानी जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्यायोचित होते हैं, और जो डीपीएसपी होता है, यानी ये डीपीएसपी है, ये गैर न्यायोचित है। इनको हम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है इसे कोर्ट के द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते हैं डीपीएसपी को। ठीक है। और ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं। ये जो होते हैं मौलिक अधिकार, जो होते हैं मौलिक अधिकार, वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं। जबकि डीपीएसपी जो होता है ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। ये किसको प्रोत्साहित करते हैं? ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, समुदाय के कल्याण को। और जबकि समुदाय के कल्याण को, जबकि जो मौलिक अधिकार था वो किसको था? वो व्यक्तिगत कल्याण को। मौलिक अधिकार जो था वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है, जबकि डीपीएसपी ये समुदाय के कल्याण को, पूरे समाज के कल्याण को भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में आप लोग थोड़ा सा फर्क जान चुके होंगे।
भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अनुदेश पत्र प्राप्त हुआ था, एक अनुदेश प्रपत्र मिला था, एक अनुदेश प्रपत्र था, अनुदेश प्रपत्र, अनुदेश प्रपत्र था, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके द्वारा यानी भारतीय संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र, जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, को भारत संविधान में नीति निषेध तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। यानी यही जो 1935 का अनुदेश प्रपत्र था, इन्हीं को ही हम भारत के संविधान में डीपीएसपी के रूप में एक स्थान दिए हैं या दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो डीपीएसपी इंडियन संविधान में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किया गया है, वो क्या है? तो वो 1935 के अनुदेश प्रपत्र से लिया गया है, उसी के रूप में उसको डीपीएसपी के रूप में स्थान दिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, अब आइए हम लोग एक एक अनुच्छेद को यहाँ से आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक को देखते हुए चलते हैं कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 तक पूरा हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 36 की, अनुच्छेद 36। अब अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 36 में। अब ये राज्य की परिभाषा क्या है? तो आप लोगों को याद होगा, जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था, तो मौलिक अधिकार में भी राज्य की परिभाषा, पहला जो मौलिक अधिकार का जो पहला अनुच्छेद था, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई थी। यानी जैसे अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें भारत सरकार, राज्य विधायिका, ये सब सारी चीजें आती हैं, उसी तरीके से इसमें भी अनुच्छेद 36 में भी डीपीएसपी के रूप में, यानी मौलिक अधिकारों के संबंध में ही जैसे राज्य की परिभाषा दी गई अनुच्छेद 13 में, वैसे डीपीएसपी के संबंध में अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इस चीज को आप लोग नोट करिएगा। जबकि अनुच्छेद 37 की बात की जाए, अनुच्छेद 37 क्या है? एक एक अनुच्छेद को यहाँ से, आर्टिकल को यहाँ से क्लियर किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि देश के शासन में सिद्धांत मौलिक हैं। ये सिद्धांत मतलब नीति निषेध सिद्धांत। देश के शासन में नीति निषेध सिद्धांत मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी जितने भी नीति निषेध सिद्धांत हैं अनुच्छेद 37 से लेकर के अनुच्छेद 38 से लेकर के 51 तक, उनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। यानी डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, राज्य का कर्तव्य होगा। किसको? डीपीएसपी को लागू करना, डीपीएसपी को पूर्ण रूप से लागू करना ये राज्य का कर्तव्य होगा देश के शासन के सिद्धांत में, जो कि सिद्धांत जो है वो एक तरीके से मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को राज्य को लागू करना एक कर्तव्य होगा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 38 पे। अनुच्छेद 38, ये अनुच्छेद 38 RO 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट रूप से पूछा गया था। अनुच्छेद 38 क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। तो ये क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अब इससे क्या मतलब हुआ? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी राज्य जो होगा वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या आएंगे? आय हो गई, यानी इनकम हो गई, सुविधाएं हो गई, सोर्सेज हो गई, और जो चांसेज होते हैं, अवसर होते हैं, उसमें जो असमानताएं होती हैं उनको कम करेगा। यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 38। ये जो है एक डायरेक्ट आर्टिकल 2021 के RO एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 39 पे। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब राज्य का यह कर्तव्य होगा। जितने मैं अनुच्छेद बता रहे हैं सब में आप शुरू में चाहे लास्ट में जोड़ लीजिए कि राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो और सभी के बीच संसाधनों का समान वितरण हो और पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का नियम हो। समान काम के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। ये वाला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। यानी अगर देखा जाए ये 39 घ में दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछता है कि किसमें है, तो 39 घ में है, का खा गा घा, का खा गा घा। यानी अगर देखा जाए
तो काम में सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन को प्राप्त करने का अधिकार, फिर सभी के बीच संसाधनों का निर्माण, इस तरीके से पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये इस तरीके से दिया गया है अनुच्छेद 39 में। और खास करके अनुच्छेद 39 घ में है ये, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी पुरुषों महिलाओं को कहीं रूप से नापा तौला ना जाए, दोनों तरीके से समाज में बराबर का स्थान दर्जा रखते हैं, ये अनुच्छेद 39 कहता है। अब आते हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है। अनुच्छेद 39 ए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ये कहता है अनुच्छेद 39 ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इसको 39 ए के रूप में दिया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, समाज का कोई भी वर्ग होगा समान, सबके लिए समान न्याय होगा, और गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, यानी निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए, उनके लिए कोई शुल्क उस पर आरोपित ना किया जाए, ये 39 ए में कहता है। सभी राज्य सरकारों को ये दायित्व दिया गया है, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 क्या है, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 40 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये है अनुच्छेद 40। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया है, यानी इसका गठन किया गया है किसका, कि प्रत्येक सरकार, राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगी, और ये भाग 9 अनुसूची 11 में दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, भाग 9 अनुसूची 11, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, भाग 9 अनुसूची 11, अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 11 है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 40 कहता है। अब अनुच्छेद 40 के बाद आता है अनुच्छेद 41। 41 क्या है? अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं मतलब जैसे बेरोजगारी हो गई, बुढ़ापा हो गई, बीमारी हो गई, इसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। सबसे बड़ी बात यह है, लोक सहायता पाने का अधिकार, सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए आप जाके न्यायालय में इसके खिलाफ अर्जी नहीं डाल सकते हैं कि हमको सरकारें ये सब नहीं दे रही हैं। आप इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ इसको न्यायालय में कुछ अर्जी नहीं दे सकते हैं। अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर बड़े-बड़े इतिहासकारों ने, बड़े-बड़े संविधानविदों ने क्या टिप्पणी की है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में, किसने क्या कहा है इस नीति से तत्व को लेकर के, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। इसको आप सरकार के खिलाफ जो है कोर्ट में जाकर के कानूनी रूप से इसको कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये राज्य का, सरकार का कर्तव्य होगा कि ये आपके लिए व्यवस्था करे, ठीक है। तो कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये जो है दिया गया है अनुच्छेद 41 में। कभी-कभी एग्जाम में डायरेक्ट अनुच्छेद पूछता है, तो आपको एक-एक अनुच्छेद को थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की उचित और मानवीय स्थितियों में मातृत्व राहत का प्रावधान, मातृत्व राहत का प्रावधान, मातृत्व राहत का प्रावधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी काम की उचित और मानवीय स्थितियों में मातृत्व राहत पाने का प्रावधान ये दिया गया है अनुच्छेद 41 में, 42 में। अब अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 ये कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए, कर्मकारों मतलब एक तरीके से जो श्रमिक होते हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था जो दी गई है, निर्वाह मजदूरी आदि की जो व्यवस्था दी गई है, वो अनुच्छेद 43 में दी गई है। अब ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या हुआ? यानी सभी श्रमिकों के लिए जीवन योग्य वेतन, यानी जितना जीवन योग्य उनके, मतलब उनके लिए क्या जरूरी है, कितना वेतन उनको चाहिए, कि सभी श्रमिकों के लिए जीवन योग्य वेतन, और उसके अलावा जीवन स्तर, सभ्य जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। जैसे इसके तहत जो मनरेगा स्कीम वगैरह चलाई जाती है, वो इसी के तहत आती है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है। यानी सभी श्रमिकों के लिए जीवन योग्य वेतन और सब जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकार या राज्य मतलब कुछ न कुछ जो है मजदूरी या निर्वाह जो है कुछ काम समाज के लोगों को जो है वो प्रदान करेगी, ठीक है। ये दिया गया अनुच्छेद 43 में। लेकिन 43 ए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43 ए क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। उद्योगों में उद्योगों के प्रबंधन में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। भागीदारी सुनिश्चित करना ये दिया गया है अनुच्छेद 43 ए में। यानी उद्योगों के प्रबंधन में, यानी जो भी उद्योग वगैरह होंगे उसके प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी होगी वो सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, ऐसा लिखा गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इतना इरेज करते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 44 को। थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसको। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले इसका जो असर आपको दिख रहा होगा वो उत्तराखंड में दिखने जा रहा है। वहाँ पे कॉमन सिविल कोड की व्यवस्था बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, कॉमन नहीं, यूनिफॉर्म सिविल, कॉमन ही कह सकते हैं, या समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपको मिलेगा वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। राज्य सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करेगा। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसे कहा जाए, अगर स्कूल वगैरह है तो वहाँ पे एक कॉमन कोड होगा, उसके अलावा कोई अलग से वहाँ कुछ नहीं पहन के आ जाएगा। कुछ सरकारी कार्य काम काज होगी जहाँ पे सबके लिए एक तरीके की व्यवस्था की जाएगी। ये नहीं कि हम किसी भी धर्म से हैं, किसी मजहब से हैं तो अपने तरीके के कपड़े पहन के आएंगे, अपने तरीके कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का प्रावधान ये अनुच्छेद 44 में किया गया है। देखिए चार चार समान अंक हैं, इसमें आप लोग याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता, थोड़ा सा ट्रिक्स याद करना सीखिए। चार चार क्या है? समान है। तो समान, और अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता, यानी इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष की आय पूरी करने तक, यानी ये नहीं कि 6 वर्ष की आय के बाद, 6 वर्ष की आय पूरी करने तक, यानी बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेकर के 6 वर्ष तक की आय पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। यानी 6 वर्ष के बच्चों तक, 6 वर्ष के बच्चों तक, 6 वर्ष के बच्चों तक, बच्चों को, 6 वर्ष के जो बच्चे हो जाएंगे, जो बच्चे रहेंगे जब तक वो 6 वर्ष की आयु नहीं पूरी कर लेंगे, उनको देखभाल, उनकी देखभाल तथा उनकी शिक्षा का जो है वो प्रबंध कौन करेगा? देखभाल तथा शिक्षा का प्रबंध सरकार का कर्तव्य होगा। उनकी देखभाल तथा शिक्षा का प्रबंध, जो जिनके पेरेंट्स उनकी देखभाल तथा शिक्षा करने लायक नहीं है, उस काबिल नहीं है, उनका प्रबंध कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। ये अनुच्छेद 45 में कहता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 46 क्या कहता है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 कहता है मतलब ये समाज के दुर्बल वर्गों के लिए, यानी जिस तरीके से कहा जाए अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, या कोई भी गरीब वर्ग, कोई भी वर्ग है जो बहुत गरीब परिवेश में रह रहा है, समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना। ठीक है, यानी दुर्बल वर्ग के लोगों को, दुर्बल वर्ग के लोगों को, चाहे वो किसी भी एज के हों, दुर्बल वर्ग के लोगों को, दुर्बल वर्ग के लोगों को सामाजिक अन्याय तथा, सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचाना। ठीक है, शोषण से बचाना तथा एक और उनकी मतलब एक तरीके से कहा जाए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान लाना। शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान लाना, ये आपके अनुच्छेद, शिक्षा और अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब आपकी अर्थव्यवस्था से होती है, इकोनॉमी से होती है। शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान का व्यवस्था कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 46 में कहा गया है। अब बात आती है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। लोगों के पोषण स्तर, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम राज्य सरकार करेगी। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कौन करेगा? अनुच्छेद 47 करेगा। यानी राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि ये अनुच्छेद 47 के तहत पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेगा जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसका मतलब क्या हुआ? कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 कहता है, यानी कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं
वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आपका अनुच्छेद 48 का आता है, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है संविधान में, ये बाद में जोड़ा गया है, और जो भी अनुच्छेद बाद में जोड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अब इसमें कहा क्या गया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना, पर्यावरण की रक्षा करना ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना, और उसमें क्या करना, सुधार जैसे कुछ कदम उठाना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे। ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 48 काम में। और वनों में वन्य जीवों की सुरक्षा करना, साथ में इसमें कहा गया है वनों, हालांकि ये पर्यावरण में ही आ जाएगा, और वन्य जीव जो होते हैं उनकी रक्षा करना, वनों में वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 48 काम में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको एकदम रख लीजिए। अब बात आती है अनुच्छेद 49 क्या कहता है। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं या कुछ ऐतिहासिक स्थान होते हैं या वस्तु जो होती है उनकी रक्षा करना, यानी राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व मतलब जो देश स्तर पर इसका कोई ना कोई महत्व हो, राष्ट्रीय महत्व या स्टेट लेवल के जो भी बहुत ऐसे कुछ होते हैं स्मारक, हालांकि जो स्टेट लेवल के होंगे राष्ट्रीय स्तर के भी होंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षित करना, स्मारकों को संरक्षित करना ये या सुरक्षित करना ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 50 क्या कहता है। अनुच्छेद 50 ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करना, न्यायपालिका को, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की व्यवस्था ये किसमें किया गया है, अनुच्छेद 50 में किया गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करना, अलग करना, ये किसमें किया गया है, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे। ठीक है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 51 क्या कहता है, इस जो है राज्य के नीति निष्ठ सिद्धांत का जो आखिरी अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 है। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राज्य का कर्तव्य होगा, राज्यों का यह कर्तव्य होगा, यानी जो राज्य के जो प्रेजेंट सरकारें होंगी उनका यह कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रीय महत्व पर, यानी अंतरराष्ट्रीय 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 शांति को बढ़ावा देंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे। यानी ये नहीं कि पता लगेगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के जो पीएम है, जो पीएम देश का बड़ा नेता संघ है, पता लगता है कि वो किसी मुद्दे को लेकर के शांति चाहती है और आप स्टेट में किसी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आप सीधे देश के खिलाफ जाके बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास पावर है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो है देश के हित में देखते हुए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होगा। आपको जैसे अगर देश का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका के पक्ष में बोल रहा है शांति को लेकर के, तो आप अमेरिका के विरुद्ध जाके नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं लेकिन आप मतलब वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बढ़ावा देने की मतलब कम करने की बजाय उसको बढ़ावा मिले। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा मिलना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होगा, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है ये। और दो राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, यानी भारत अमेरिका के बीच अगर देश का पीएम चाहता है कि संबंध अच्छा बना रहे, तो आप पावर के नाते आप उसमें खलल नहीं डाल सकते, आपको भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। कानून और संधि संबंधित दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, और साथ में शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना मतलब कोई भी शांतिपूर्ण समाधान हो आप राष्ट्र के साथ मिलकर के उसको प्रोत्साहित करिए, शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहन देना ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये राज्य सरकार का क्या होगा, कर्तव्य होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को वो बढ़ावा दे। ठीक है, ये दिया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। अब बात आती है कि राज्य की नीति निषेध सिद्धांत को, डीपीएसपी को, जो कि क्या है, पूर्ण रूप से गैर न्यायोचित है, मैंने शुरू में बताया था। अब गैर न्यायोचित है तो इनके बारे में कुछ संविधानविदों ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो डायरेक्ट जिनका स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग जानते हैं केटी शाह। एक संविधानविद है केटी शाह। केटी शाह ने क्या कहा है इस डीपीएसपी को लेकर के। केटी शाह मतलब इसके गैर न्यायोचित प्रकृति के कारण इसको क्या कहे हैं, कहें कि डीपीएसपी की तुलना ऐसे चेक से की है, ऐसे चेक मतलब जो बैंक में से द्वारा जारी की जाती है, ऐसे चेक से की है
जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यानी राज्य देखेगा कि अगर हमको ये इसमें करने में हमारा फ़ायदा है या इस तरीके से हमको इस तरीके से करना चाहिए, इससे हमारा कोई वोट बैंक का कोई नुकसान नहीं होगा, तो अपना करता रहेगा, नहीं तो राज्य का मन नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसीलिए केटी शाह ने इसकी तुलना ऐसे चेक से की है, जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। मतलब अगर इसका हनन करने पर राज्य सरकार के खिलाफ न्यायालय में हम जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको डीपीएसपी ने ऐसे इसकी तुलना ऐसे चेक से की है, जो बैंक की सुविधा अनुसार जमा किया जाएगा। जबकि टीटी कृष्णमाचारी एक है, टीटी कृष्णमाचारी, ये क्या बोले हैं? कृष्णमाचारी ये क्या कहे इसके बारे में? ये भी इसकी बुराई की है डीपीएसपी की। क्यों किए हैं? क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। इन्होंने डीपीएसपी को भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा है। कहा है भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर। ये किसने कहा है? टीटी कृष्णमाचारी भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर बोला है, ये टीटी कृष्णमाचारी। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किस संविधानविद ने डीपीएसपी को भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा है? तो टीटी कृष्णमाचारी ने। किसने इसकी तुलना ऐसे चेक्स की है जो बैंक की सुविधा अनुसार जमा किया जाएगा, अदा किया जाएगा? तो वो केटी शाह। ठीक है। इसके अलावा केसी होयर, केसी होयर ने क्या कहा है? केसी होयर, इन्होंने क्या कहा है? केसी होयर ने कहा है कि डीपीएसपी को एक तरीके से धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी है। यानी आप उपदेश ले लो, अच्छे अच्छे उपदेश ले लो, लेकिन आप उसका पालन करें या ना करें वो आपके ऊपर है। यानी इसको क्या कहा है? केसी होयर ने इसको धार्मिक उपदेश तक बोला, केवल एक धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी है, धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ऐसा बोला है केसी होयर ने। और एक है के संथानम। के संथानम ने क्या कहा है इसके बारे में? के संथानम, के संथानम ने क्या, ये चार इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। के संथानम ने क्या कहा है? के संथानम ने निष्पक्ष सिद्धांतों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म दिया है, ऐसा कहा है। कहा है कि डीपीएसपी ने विधायिका हो गई, विधायिका या कार्यपालिका हो गई, कार्यपालिका या न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में कहा है कि इन तीनों के बीच में किसको जन्म दिया है? टकराव को जन्म दिया है, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई भी इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 48 का है, इसमें पर्यावरण की रक्षा करना दिया गया है, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार अपने कर्तव्य का दायित्व नहीं निभा रही है, तो इसके इसमें कौन आएगा? न्यायपालिका सामने आएगी कि राज्य के खिलाफ बोल सकती है भैया आप पर्यावरण की रक्षा करिए, आप तो इस पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन इसमें न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है, इसके खिलाफ केवल सुझाव दे सकती है और कुछ कर नहीं सकती है सरकार का। ठीक है। अगर कुछ कोई कर सकता है तो जनता है, चुनाव में पटखनी देकर के इस तरीके से अपने आप को उन सरकार गिरा सकती है, यही कर सकती है। तो इस तरीके से डीपीएसपी जो है, ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने इसके बारे में कहा है, और सही भी कहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें जो है न्यायोचित होने चाहिए थे। गैर न्यायोचित सारी चीज़ों को दे दिया गया है, एक तरीके पूर्ण रूप से गैर न्यायोचित कर दिया गया है। इसका एक तरीके से कहा जाए तो न्यायालय में हम इसको इसके खिलाफ फर्जी डाल नहीं सकते हैं। आप इसके खिलाफ केवल सरकार से आवाज़ उठा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो यहाँ से समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और लोगों तक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।